हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूं। इन दिनों में हमारी स्कूल लेक्चरर सीरीज चल रही है और उस सीरीज का ये हमारा 37वां वीडियो है, 37वां वीडियो है। और हमेशा की तरह आज भी अपन 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे कॉमर्स स्कूल लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ के अंदर जो 5वें नंबर पे आपको मिलेगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनका कहना है कि जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, जिसको परिवर्तन लागत बोलते हैं, वो सामग्री लागत और मजदूरी लागत का योग होती है। ये गलत है। जो इसने कहा है पहले मैं बताता हूं, ये कहता है सीसी कन्वर्जन कॉस्ट बराबर आपका मटेरियल कॉस्ट और आपका मटेरियल कॉस्ट के अलावा ये कहता है डायरेक्ट लेबर, जबकि ये गलत है। कन्वर्जन कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, कन्वर्जन कॉस्ट में आपका आता है एक तो लेबर और एक आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, मैं आपको आगे इसकी इमेज भी दिखाऊंगा। तो ये इन्होंने बातों बातों में कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन ये सही नहीं है। सेकंड है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान सुनिएगा, ये कहता है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। एक तो फिक्स कॉस्ट बोले और एक बोले फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपया खर्चा आता है 10,000 यूनिट पे, तो 50,000 खर्चा ही आएगा अगर हम 20,000 यूनिट बनाएंगे तो। ठीक है, यानी जो फिक्स कॉस्ट है वो मोटे तौर पे फिक्स रहेगी। अब आप समझिए, जब आप 50,000 में 10 का भाग लगाते हैं तो आपका आता है 5 रुपए यूनिट, और जब आप 50,000 में 20,000 का भाग लगाते हैं तो आपका आता है 2.5 रुपए पर यूनिट। तो आपने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट इन टोटैलिटी फिक्स होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप पर यूनिट के पॉइंट से देखें तो फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से देखें तो वो चेंज होती है। तो इन्होंने यही कहा था कि फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की मात्रा के हिसाब से चेंज होती है, तो ये बात सही है। तो पहली बात जो उन्होंने लिखी थी वो सही नहीं थी, जो दूसरी बात लिखी है वो सही है। तीसरा कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब आप देखिए, वेरिएबल कॉस्ट वैसे चेंज होती है पर यूनिट वो चेंज नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए कि आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो आपका खर्चा आएगा 50,000, और अगर आप प्रोडक्शन साइज डबल कर देंगे तो आपका खर्चा भी डबल हो जाएगा। अब इससे क्या समझे, अगर आप मोटे तौर पे देखो तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 5 रुपया, और अगर आप बाद में भी देखेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5 रुपया। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाइज फिक्स होती है। तो एक गजब की बात है, फिक्स कॉस्ट टोटल के तौर पे फिक्स होती है पर वो पर यूनिट वेरिएबल होती है, और वेरिएबल कॉस्ट टोटल वाइज वेरिएबल होती है पर वो पर यूनिट फिक्स होती है। होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। और सी जो लिखा है ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने कहा था पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो सारे तो कहां सही हैं, आपका ए गलत हो रखा है, सी गलत हो रखा है, तो ये कहना कि सारे स्टेटमेंट सही हैं ये भी गलत हो जाता है। तो केवल इसमें बी पॉइंट ही सही है कि आपकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, चलिए, तो यही इसका आंसर है कि सेकंड स्टेटमेंट सही था। और आप याद रख लीजिएगा कि अगर आपको कभी कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी हो तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, यानी जो फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है और आपका जो लेबर कॉस्ट होता है, वो दोनों को योग को अपन बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसका रीजन भी है ना, कन्वर्जन मतलब क्या, परिवर्तन किसको, रॉ मटेरियल को जो लोग फिनिश गुड्स में बदल दें। अब बताओ, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कौन बदलेगा? ऑब्वियस सी बात है, लेबर बदलेगी, और फैक्ट्री में वहां खर्चा लगेगा तो वो बदलेगा, तो इसीलिए इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A company issued 2008% debenture of 100 each at 5% discount to be redeemed at 10% premium after 5 years. The total amount of loss on issue will be, well, एक कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किए। ठीक है भाई, 2000 डिवेंचर कंपनी ने इशू किए और 5% डिस्काउंट दिया, तो जैसे 100 रुपए लेने थे तो कंपनी ने 95 रुपए लिए, और ये भी कहा कि हम 5 साल के बाद ये पैसा रिडम्पशन करेंगे, 5 साल के बाद हम 110 रुपए वापस करेंगे। किस तरीका लिखा है, इन्होंने साफ लिखा है कि जिसका शोधन 5 वर्ष के बाद 10% के प्रीमियम पे होगा। अब आप समझो क्या हुआ, हमारे ऊपर डबल इंपैक्ट हुआ। लेते समय अपन ने 5 रुपए कम लिए और लौटाते समय अपन 10 रुपए ज्यादा लौटाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको 15 रुपए पर डिवेंचर पर नुकसान हुआ।
पर डिवेंचर आपको 15 रुपए का नुकसान हुआ और टोटल आपने 2000 डिवेंचर इशू किए हैं। तो 2000 इंटू 15, 15 दूनी 30, 1 2 3, यस आपको 15 दूनी 30 के आगे 3 जीरो और यस, तो आपको 3000 का नुकसान होगा, 30,000 का नुकसान हो गया सर इसमें। एक क्वेश्चन में आपको 30,000 का लॉस है। इसको ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें 2000 डिवेंचर की फेस वैल्यू निकाल लो, इसकी 2000 डिवेंचर की फेस वैल्यू 2 लाख आएगी और 2 लाख का फिर 5% निकाल लो, तो 10,000 का नुकसान तो आपको डिस्काउंट की वजह से होगा और 20,000 का नुकसान जो आप प्रीमियम देने वाले हैं उस वजह से होगा। ऑल टुगेदर आपको 30,000 का नुकसान होगा, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। ठीक है सर, यस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हेन अ डिवेंचर इज लिक्विडेटेड बाय कैंसिलेशन, लिक्विडेटेड मींस खत्म करना, रिडम्पशन करना। कहता है जब एक डिवेंचर का रिडम्पशन होता है बाय कैंसिलेशन, द प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन इज ट्रांसफर्ड टू। ओके, क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़े, पहले मैं आपको कहानी समझाता हूं। सपोज करो कोई डिवेंचर है जो 100 रुपए का है, ठीक है, और कंपनी ने उसे ओपन मार्केट में 90 रुपए में परचेज कर लिया। कंपनी अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट परचेज भी करती है। ओपन मार्केट परचेज के 2 पर्पस होते हैं। हम कभी कभी तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेज करते हैं, यानी कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज करती है इन्वेस्टमेंट के मकसद से, और कंपनी कभी कभी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज करती है कैंसिलेशन के लिए। अभी जैसे हमने 100 रुपए वाले डिवेंचर को मान लीजिए 90 में खरीदा और 90 में खरीद के उसका कैंसिलेशन कर दिया, तो हमें क्या होगा, हमें 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये किस तरह का प्रॉफिट है, जो कभी कभी होता है। ऐसे प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, और इट विल गोज टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो कंपनी अगर डिवेंचर कैंसिलेशन करती है और उससे अगर प्रॉफिट होता है, दैट विल गोज टू कैपिटल रिजर्व। ये रूल है। अब आप ऑप्शन देखिए, इसने कहा जो प्रॉफिट होगा वो पीएनएल में जाएगा, नहीं। सिंकिंग फंड में जाएगा, नहीं। वो सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा, नहीं। कैपिटल रिजर्व, तो ध्यान रखिएगा सीआरआर अकाउंट अलग होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये अकाउंट का नाम आप सुनेंगे जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा, और कैपिटल रिजर्व अलग नाम होता है, इसका अलग अलग मौकों पे नाम आता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फर्म कंसीडर्स एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स क्लाइंट एज इट्स इनकम देन इट वायलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कहती है जैसे एक फर्म है, उस ग्राहक को फर्म है उसे ग्राहक से एडवांस मिला, ठीक है, और जो एडवांस मिला उसने उसे अपनी इनकम मान लिया। एडवांस मिला उसे इनकम मान लिया, तो बताओ यहाँ पे कौन सी अवधारणा का, कौन से कॉन्सेप्ट का वायोलेशन हुआ है, कौन सी अवधारणा का उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताऊं। जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि हम केवल उन्हीं चीजों को लिखेंगे जिन्हें मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी जो चीजें क्वालिटेटिव है, जिनको मनी मेजरमेंट नहीं दे सकते, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम किसी असेट्स को लाएंगे तो हम उसकी हिस्टोरिकल या एक्चुअल कॉस्ट पे नोट करेंगे, मार्केट वैल्यू पे ध्यान नहीं देंगे। और सेपरेट एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं इसको आपको समझाऊं कि जनरली क्या होता है, सीक्वेंस ये होता है कि आपको कस्टमर से ऑर्डर मिलता है और कई बार एडवांस मिलता है, उसके बाद हो सकता है आप माल की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसके बाद आप माल को डिस्पैच करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको पैसे का कलेक्शन होता है। जनरली जो सीक्वेंस या हायरार्की होती है वो ये होती है कि इस तरह से काम चलता है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब माल तैयार कर लिया जाता है, और ग्राहक को डिस्पैच कर दिया जाता है, तो जब हम डिस्पैच करते हैं तो उस माल में जो रिस्क होती है और जो माल की ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। आई रिपीट, जब माल डिस्पैच होता है तो उसके में जो रिस्क होती है और उसमें जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। तब जाके हम उससे पैसे वसूल करने के हकदार होते हैं। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कब हमें पैसा मिला। रियलाइजेशन कॉस्ट का मतलब, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कब हम पैसे लेने के हकदार हो गए। ठीक है, तो हमने तो क्या कर लिया गलती इस क्वेश्चन में कि एडवांस आते ही हमने उसे इनकम मान लिया, शायद उसे अपनी सेल वगैरह मान लिया। तो ये तो बिल्कुल गलत किया। अभी आपने माल बनाया ही नहीं है और बनाने के बाद डिस्पैच ही नहीं किया, तो आप उसे अपनी इनकम कैसे मान सकते हो। यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम है, इसीलिए तो अपन अनअर्न्ड इनकम का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे कोई किसी को सर्विस देनी है
और मैंने वो सर्विस दी ही नहीं है, मुझे पैसा मिल गया पहले, तो वो मेरी इनकम नहीं है। अगर उसे कैटेगराइज भी करना है तो उसे अनअर्न्ड इनकम कहेंगे। और यहाँ पे भी अगर कस्टमर से आपको एडवांस मिला है, माल आपने तैयार नहीं किया है, तो उसे आपको एडवांस की तरह पे करंट लायबिलिटी की तरह दिखाना पड़ेगा, जब तक आप सेल कर नहीं देते, जब तक माल डिस्पैच कर नहीं देते। चलिए, तो इसमें आपने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली अवधारणा, इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, उसका आपने उल्लंघन किया है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो मैंने इस सैंपल पेपर से ड्रॉ की है। इस वीडियो में तो मैं केवल आपको 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन इस 37th पेपर में 150 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसकी झलक दिखाऊं तो आप देखिए सैंपल पेपर 37 इस तरह से आपके सामने आएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी तरह की क्वेरी, सजेशन, डाउट्स के लिए आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइमली मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे और इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन जो हमारा पैटर्न है आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड के लिए, उस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। और इसके अंदर जैसे शुरुआती 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के हैं और आखिरी के 30 क्वेश्चन आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि 50 सैंपल पेपर हमने डिजाइन किए हैं। तो आप अगर इसका साइज समझें तो आपके पास 150 एमसीक्यू वाले 50 पेपर होंगे, तो आपके पास 7500 एमसीक्यू आ सकते हैं। आपको 2 काम इसके लिए करने होंगे। पहला, आपको सबसे पहले कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, ठीक है, इस तरह का लोगो बना हुआ दिख जाएगा आपको प्ले स्टोर पे। कॉमर्स पॉइंट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा पेड कंटेंट है और बहुत सारा फ्री कंटेंट उसके अंदर ऑलरेडी है। और ये अगर आपको सारे पेपर्स चाहिए तो उसके लिए आपको 249 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो मात्र 249 रुपये में आपको ये 7500 एमसीक्यूज मिल सकते हैं। और अगर आप जब तक ट्रस्ट डेवलप हो तब तक देखना चाहें तो आप ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए और जो वहां का फ्री कंटेंट है जो कि बहुत यूजफुल है वो भी, तो उसे आप यूज कीजिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मींस दैट, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो देखिए, ये मैं आपको पहले वैसे समझा देता हूं। देखिए, एक होती है कंपनी और एक होती है बाहर की दुनिया जो कंपनी के साथ डील करती है। अब देखिए, बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी इंटरनली रूल फॉलो कर रही है या नहीं। आई रिपीट, बाहर के जो व्यक्ति हैं जो कंपनी से डील कर रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी अपने इंटरनली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं, बल्कि उन्हें किनको, बाहर वालों को ये मान लेने का हक है कि कंपनी अपनी इंटरनल फॉर्मेलिटीज जो हैं, औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर रही होंगी। ठीक है, तो इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, आप कभी एग्जाम सेंटर जाते हो, सोचो जरा, तो आप अपनी चिंता करते हो, आप इस बात की चिंता नहीं करते हो कि एग्जाम सेंटर वालों ने फर्नीचर मंगा लिया होगा कि नहीं, एग्जाम सेंटर वालों ने लाइट लगवा ली होगी या नहीं, उन्होंने पेपर्स मंगवा लिए होंगे, सारे पेपर सील बंद होंगे। आप इतनी चिंता नहीं करते हो, वो सारा हेडेक उनका है, वो हम क्यों सोचे? यानी वो उनका इंडोर मैनेजमेंट है। तो इंडोर मैनेजमेंट में यही होता है, ठीक है ना। तो ये जो इंडोर मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल्स है, ये एक तरह से जो बाहर वाले आउटसाइडर्स है उनको थोड़ा सा कहें रिलैक्सेशन या थोड़ी सेफ्टी देता है या उनको हेडेक फ्री करता है। तो अब मैंने बता दिया। तो अब देखिए, आंतरिक प्रबंधन सिद्धांत का अर्थ है कि कंपनी के संचालकों को कंपनी के कार्य अंशधारियों की अनुमति लेके करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी के ये तो है ही नहीं बात कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर से पूछ के काम करेंगे। संचालक अपनी मर्जी के अनुसार कंपनी का आंतरिक प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र है। ये बात है सही, ये बात सही है, लेकिन ये इंडोर मैनेजमेंट का मतलब नहीं है। बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन अगेन ये इसका मतलब नहीं है। और अब इस सिद्धांत का जो रियल अर्थ है वो ये है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाहरी लोगों को यह अधिकार है कि वो ये मान के चले कि कंपनी ने पार्षद अंतर नियमों की व्यवस्थाओं का पूरा पालन किया है। आउटसाइडर्स, मैं ऑप्शन पढ़ता हूं डी, आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी हैव द राइट टू अज्यूम
that the company has fully complied with the previous provisions of the articles of association। उनको ये मानने का हक है। तो दो आप याद करके जाइएगा, जब भी आप कंपनी लॉ पढ़ के जाएं या कंपनी आपके कोर्स में है तो दो रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। एक तो ये वाला जो अभी डिस्कस हुआ अपना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन। कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन यानी रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना। Which of the following cannot be calculated with the help of graph? भाई आप ग्राफ की मदद से क्या नहीं निकाल सकते? तो मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टाइल। तो देखिए जो मीडियन है वो आप ग्राफ की मदद से निकाल सकते हो, मोड जो है वो भी आप ग्राफ की मदद से निकाल सकते हो, क्वार्टाइल जो है ना वो भी आप ग्राफ की मदद से निकाल सकते हो, लेकिन जो मीन है जो कि मैथमेटिकल एवरेज है वो आप ग्राफ की मदद से नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर मीन है। मैं आगे आपको स्लाइड में बताता हूँ कैसे। देखिए ये जो पहली आपकी जो इमेज है उसके अंदर आप देखिए एक लेस देन कर्व बना हुआ है, ठीक है। लेस देन कर्व कैसे बनता है? पहले आप f को cf में बदलो और फिर cf को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, और फिर जैसे इसमें कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 इस तरह चल रहा है। तो मीडियन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप n/2 अप्लाई करो, Q1 को आइडेंटिफाई करने के लिए आप n/4 अप्लाई करो, और Q3 को सॉल्व करने के लिए अपन n/4 मल्टीप्लाई 3 अप्लाई करो, और फिर आप इसे काटोगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो कटेगा, जैसे ये वाला, ये आप यहाँ आपको Q1 मिल जाएगा, ये Q1 है। ये वाला जो है ना इस पॉइंट से यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको आपका मीडियन मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट है, इसमें आप नीचे देखोगे तो यहाँ आपको Q3 मिल जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बिना मीडियन आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ग्राफ पेपर की मदद से भी उसे निकाल सकते हैं। नीचे एक आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें लोगों की हाइट दे रखी है, और मोस्ट ऑफ अधिकतर हाइट ऐसी है। अधिकतर हाइट कैसी है लोगों की? 140 से 160, 160 से 180 सेंटीमीटर और 180 से 200 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। अब ये आपने हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देखो आपका सबसे बड़ा बार कौन सा है? सबसे बड़ा आपका बार ही वाला है, ठीक है। तो अब आप ये वाला जो बार है, ठीक है, अगर इसको अब यहाँ से आप देखिए, इसको मिलाइए, एक लाइन यहाँ जाएगी और एक लाइन यहाँ जाएगी, ठीक है। मैं बताऊंगा वापस से, एक लाइन यूं जाएगी और एक लाइन यूं जाएगी। ये जहां पे इस पॉइंट पे काटा ना, इस पॉइंट पे आपका मोड आ जाएगा। यानी जो आपका हाईएस्ट वाला बार होता है उसमें एक लाइन इस तरफ जाती है, ठीक है, और एक लाइन इस तरफ जाती है, और फिर वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां काटते हैं, ठीक है, जहां काटते हैं तो वहां आपका मोड आता है। तो अगेन क्या कहना चाहता था, जेड की कैलकुलेशन हिस्टोग्राम की मदद से यानी ग्राफिकली हो सकती है, मीन की नहीं हो सकती। According to the rule of Garner versus Murray, the loss of the insolvent partner should be shared among the other partners। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि A, B और C है, और इनका रेशो मान लेते हैं 2:1:1 है। ये भी मान लेते हैं कि A की कैपिटल 50,000 है और B की कैपिटल 30,000 है, और ये मान लेते हैं कि C इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी कैपिटल 20,000 माइनस चल रही है। हालांकि अकाउंटेंसी में माइनस नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है इसकी कैपिटल 20,000 डेबिट चल रही है, खैर नेगेटिव चल रही है। बात अब यह है कि जो 20,000 इसे लाने चाहिए ये तो ला नहीं पा रहा क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये इंसॉल्वेंट हो गया तो ये कौन लाएगा? तो आप कहेंगे सर ये A और B लाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनका रेशो 2:1:1 है, तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि C की ये जो डेफिशिएंसी है, C की ये जो कमी है, उनको A और B 2:1 में पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में गार्नर बनाम मरे का नियम हमें लागू करना है। ये एक पुराना लीडिंग केस है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको जो सॉल्वेंट है, मैंने इंसॉल्वेंट नहीं बोला, सॉल्वेंट बोला, सॉल्वेंट यानी जो साहूकार पैसे वाले लोग हैं, जो समर्थ हैं, कैपेबल हैं, वो लोग पूरा करेंगे इन देयर कैपिटल रेशो, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दिवालिया साझेदार की कमी को शेष साझेदार अपनी पूंजी जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है उस पूंजी के अनुपात में वो उसे वहन करेंगे, कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे। इसका आंसर ए रहने वाला है, ठीक है। अधिकतर आपने देखा होगा मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है या आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें अगर वो किसी रूल पे बेस्ड है तो आप पहले उस रूल को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के ही लगाने होते हैं,
लेकिन जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस है उसमें आप उस रूल को याद करने की कोशिश करें और फिर जहां वो ऑप्शन में अवेलेबल है, ए बी सी डी में जहां ऑप्शन अवेलेबल है उस हिसाब से आंसर दे दें। बाकी अपना अपना स्टाइल है अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसी के बारे में बता रहा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। गार्डनर बनाम बरे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की जो पूंजी की हानि होगी या पूंजी की जो कमी होगी उसको जो समर्थ साझेदार है, ये कभी कभी आ जाता है कि सारे बेयर करेंगे क्या। मान लीजिए कि ए बी सी डी है, सी तो इंसॉल्वेंट है ही है, और डी इंसॉल्वेंट तो नहीं है लेकिन उसकी कैपिटल भी डेबिट हो रखी है। क्वेश्चन में सी तो डिक्लेयर्ड है कि सी तो इंसॉल्वेंट है, और डी के लिए लिखा हुआ है कि उसकी कैपिटल डेबिट है, हालांकि वो इंसॉल्वेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो समर्थ साझेदार है वो ए और बी कहलाएंगे, तो सी की इस कमी को ए और बी पूरा करेंगे, डी बच जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आशय के लिए, और मतलब कैपिटल हमने कहा कि ए और बी की कैपिटल ली जाएगी, तो कैपिटल कौन सी, जो साल के शुरू में थी या जो साल के एंड में थी। तो इसको यूं कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी के समय जो उनकी बैलेंस शीट थी और उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिफ्लेक्ट होती है वो कैपिटल आधार मानी जाएगी, उस कैपिटल रेशियो के आधार पे लॉस को बांटा जाएगा। ज्यादा हो गया, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, इनमें से क्या वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हमें डेटर से पैसा मिला, देखो अगर आपको डेटर से पैसा मिलेगा तो आपका कैश प्लस होगा और आपका डेटर माइनस होगा। आपके ओवरऑल करंट एसेट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो करंट एसेट सेम रहेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, पहले मामले में बता रहा हूं कि डेटर से कलेक्शन के मामले में जैसे मैंने बताया कैश बढ़ेगा, डेटर घटेगा, पर ओवरऑल आपके करंट एसेट सेम रहेंगे। सेकंड में ये हुआ आपका कि आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा, तो आपका क्या होगा, कैश बढ़ेगा यानी आपका करंट एसेट बढ़ेगा यानी आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। तो इसमें सेकंड वाले पॉइंट में आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। थर्ड में आपने इक्विटी शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर इशू करने से भी यही होगा, आपका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा यानी आपका करंट एसेट बढ़ेगा यानी आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बनता है। ठीक है, तो इससे बढ़ेगा। अगर आप डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो आपका कैश नीचे जाएगा, आपका करंट एसेट नीचे जाएगा, और करंट एसेट नीचे जाएगा तो उसके चलते आपका वर्किंग कैपिटल भी नीचे जाएगा। कहने का मतलब है आप देखो बी सी और डी में वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन जो पहला वाला पॉइंट था, पहले वाले पॉइंट में जहां एक करंट एसेट बढ़ गया एक करंट एसेट कम हो गया, उसमें आपका वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं हुआ। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपका वर्किंग कैपिटल कहां फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो इसका आंसर इस हिसाब से ए आएगा। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन शायद आ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल कमीशन हैज नो जुरिस्डिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रीय आयोग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। नेशनल कमीशन की बात चल रही है। क्वेश्चन देखिए, पहला है राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील। तो अगर स्टेट कमीशन ने कोई जजमेंट दिया है, उसके ऑर्डर से कोई सेटिस्फाई नहीं है, वो अपील करता है तो नेशनल कमीशन उसकी सुनवाई करेगा। पहले मामले में स्टेट कमीशन के खिलाफ आई अपीलों की सुनवाई वो करेगा। सुनते जाइए। सेकंड, ओरिजिनल कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सीड्स ₹2 करोड़। अगर ऐसी शिकायत आई है जिसमें 2 करोड़ से बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, शिकायत के अंदर 2 करोड़ से बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसकी सुनवाई भी नेशनल कमीशन करेगा। अब मैं पहले डी पढ़ देता हूं। डी में लिखा है कॉल फॉर रिकॉर्ड एंड पास ऑर्डर इफ स्टेट कमीशन हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन लीगली। यदि राज्य आयोग जो नेशनल कमीशन से नीचे होता है, यदि आपका स्टेट कमीशन अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहा है, तो नेशनल कमीशन उससे रिकॉर्ड मंगा सकता है और अपने सुमोटो अपने हिसाब से जजमेंट पावर कर सकता है। ये भी उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन सी मामले में जहां लिखा है कि जहां शिकायत 2 करोड़ तक की हो, तो उस मामले में एक बार के लिए नेशनल कमीशन नहीं सुनवाई करेगा। अगर मैं आपको इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, मान लीजिए किसी का कोई 60 लाख रुपए का मामला है और वो बंदा भागा नेशनल कमीशन में चला गया, तो एक बार के लिए नेशनल कमीशन उसे नहीं सुनेगा, बल्कि उसे कहेगा कि आप पहले स्टेट कमीशन में जाइए। ठीक है, अपन पिक्चरें ज्यादा देखते हैं तो अपने को लगता है कि हर मामले में लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाते होंगे, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में जो उनको सुनने हैं वो सुनते हैं, लेकिन कई मामलों में वो कहते हैं कि पहले आपको ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहिए, सेशन कोर्ट या जो भी होते हैं इनके नीचे,
हायरार्की में, वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है जैसे पिक्चरों में अपन दिखाते हैं, अपन को लगता है कि हर बार अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ मामलों में जा सकते हैं, हर मामले में नहीं जा सकते। इसी तरह हर मामले में आप नेशनल कमीशन में नहीं जा सकते। जैसे अगर आप सी पॉइंट में देखिए, अगर आपकी शिकायत का जो साइज है वो 2 करोड़ तक है तो आप सीधा नेशनल कमीशन मूव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ए मामले में अगर आपको स्टेट कमीशन के खिलाफ अपील करनी है तो आप मूव कर सकते हैं। आपका मामला 2 करोड़ से ज्यादा है तो मूव कर सकते हैं, या कहीं नेशनल कमीशन को खुद को लगता है या उनके पास कंप्लेंट आती है कि स्टेट कमीशन अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वो इंटरवीन कर सकते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है सर। तो द स्टैंडर्ड डिविएशन, एक और क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू सीरीज ए एंड बी इज द सेम बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज ग्रेटर देन बी सीरीज, thus the coefficient of variation of A series to B series will be। तो ये थोड़ा सा बातों में उलझाने वाला क्वेश्चन है। आप तो ये समझिए एक A है और एक B है, अपन इसको खुद ही एग्जांपल देके सॉल्व कर लो। इन्होंने क्या कहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, मान लेते हैं इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी 2 है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी 2 है। फर्दर इन्होंने क्या कहा, अर्थमेटिक मीन A का ज्यादा है, अर्थमेटिक मीन इसका मान लेते हैं 10 है क्योंकि ज्यादा है रखना है, और इसका अर्थमेटिक मीन B इसका 8 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि A का ज्यादा था। अब बात किस पे आई, बात आई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, CV। तो CV कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, ऐसे करके निकलता है। तो पहले मामले में आप 2/10 रखेंगे, 2/10 रखेंगे तो आपका CV कितना आएगा, 20%। दूसरे मामले में आप 2/8 रखेंगे तो आपका CV आएगा 25%। तो अब मैं इसका आंसर देने की सिचुएशन में हूं। अब मुझे को क्या पता है, A और B का स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, लेकिन A और B के अर्थमेटिक मीन में A का अर्थमेटिक मीन ज्यादा है, और इसने मुझसे पूछा गया था कि CV क्या होगा, CV कम होगा। लास्ट में पूछा है A का विचरण गुणांक, A का जो कोएफिशिएंट वेरिएशन है वो B से क्या होगा, तो A का कोएफिशिएंट वेरिएशन आप देख पा रहे हैं B से कम है। तो आप इसको नियम वाइज याद कर लें, रूल वाइज याद कर लें तो भी ठीक है कॉन्सेप्चुअली, और मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया और फिर मैं बड़े आराम से आंसर देख पा रहा हूं कि हाँ CV कम होगा। ठीक है, होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे वीडियोस कॉमर्स पे बनाता रहता हूँ। इस साल हमारा टारगेट स्कूल लेक्चरर है और अगले साल हम कॉलेज लेक्चरर टारगेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।